हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्वेल्थ हिस्ट्री का 9th चैप्टर कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। इस चैप्टर में हम मुगल किंग्स और उनके क्रॉनिकल्स के बारे में रीड आउट कर रहे हैं। ये इस चैप्टर की 5th वीडियो है। फर्स्ट 4th पार्ट में हमने पढ़ा था द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉनिकल्स और फिर उनके 2 क्रॉनिकल्स अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में भी हमने रीड आउट किया था कि अकबरनामा और बादशाहनामा को किस टाइम पर स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा ये लिखी गई, कितनी बुक्स में उन्हें लिखा गया है, कितनी वॉल्यूम्स उनके हैं, कितने चैप्टर्स में उन्हें लिखा गया है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं द इम्पीरियल हाउस होल्ड, शाही परिवार के बारे में, जो मुगलों का शाही परिवार था उसके बारे में। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगलों का जो डोमेस्टिक वर्ड था उसके लिए एक वर्ड का यूज़ किया गया है, दैट वर्ड इज़ हरम। हरम एक पर्शियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सेक्रेड प्लेस, एक होली प्लेस, पवित्र स्थान। यानी कि जहाँ पर मुगलों की फैमिली रहा करती थी उस स्थान को कहा जाता था एक पवित्र स्थान। वहाँ पर वाइफ्स और कॉन्क्यूबाइंस, कॉन्क्यूबाइंस होता है उपपत्नियाँ, रहा करती थी। इसके साथ साथ उनके जो दूर और पास के रिलेटिव्स होते थे, जैसे कि मदर, स्टेप मदर, सिस्टर, डॉटर, डॉटर इन लॉ, आंट्स, चिल्ड्रन, ये सभी रहा करते थे। इनके साथ साथ उनके जो फीमेल स्लेव्स और सर्वेंट्स होते थे, उनकी सेवा में लगे हुए फीमेल स्लेव्स और सर्वेंट्स होते थे, वो सभी भी हरम में ही रहते थे। पॉलीगैमी को प्रैक्टिस किया जाता था मेनली इन रूलिंग ग्रुप्स में। पॉलीगैमी का मीनिंग होता है बहुपत्नी विवाह, यानी कि ये जितने भी एम्परर्स हुआ करते थे ये एक साथ कई लेडीज़ के साथ शादियां किया करते थे बेटा। चाहे मुगल्स हो या राजपूत हो, उनके लिए मैरिज एक जो है पॉलिटिकल रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने का तरीका था। यानी कि मैरिज के टाइम पर फादर द्वारा डॉटर को एक प्रोवेंसेस दिया जाता था, बहुत सारा पैसा दहेज में दिया जाता था। सो जिसकी हेल्प से उनके जो रिलेशनशिप थे, पॉलिटिकल रिलेशनशिप थे, वो स्ट्रेंथन होते चले गए थे। इवन मुगल्स ने जो बहुत इतने बड़े वास्ट एम्पायर को इकट्ठा किया, वो एक वे ये भी था मैरिज के थ्रू। उन्होंने बहुत सारी राजपूत, मराठा, हिंदू लड़कियों से विवाह किया था और उनके जो एरियाज थे जो उन्हें दहेज में मिले थे उनको अपने एरिया में मिलाया और बहुत बड़े वास्ट एम्पायर को इकट्ठा उन्होंने कर लिया था। हालांकि वो लोग युद्ध भी करते थे, युद्ध के थ्रू भी उन्होंने अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड किया था, बट उनको टेरिटरीज को एक्सपेंड करने का या अपने पॉलिटिकल रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने का एक तरीका ये भी होता था। जो मुगल हाउस होल्ड्स में जो वाइफ्स होती थी, पत्नियां जो होती थी, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक को कहा जाता था बेगम और दूसरों को कहा जाता था अगहा। जो रूलिंग फैमिलीज, रॉयल फैमिलीज से रिलेट करती थी उन्हें कहा जाता था बेगम, और जो नीचे के फैमिलीज से रिलेट करती थी उन्हें कहा जाता था अगहा। बेगम अपने साथ मैरिज में बहुत सारा धन लेकर आती थी, बहुत बड़े बड़े एरियाज लेकर आती थी दहेज के रूप में। सो इसीलिए मुगल फैमिलीज में उनकी जो पोस्ट होती थी वो ऊंची होती थी। अगहा जो होती थी वो इतना सब कुछ नहीं लेकर आती थी, तो इसीलिए उनकी पोस्ट नीची होती थी। इन वाइफ्स को मंथली अलाउंसेस दिए जाते थे कैश के रूप में अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए, यानी कि जितने भी एक्सपेंडिचर्स ये करती थी, चाहे इनके स्लेव्स की सैलरी देना है या फिर दूसरे जो इनकी पर्सनल लाइफ से के एक्सपेंडिचर्स होते थे, उनके लिए इन्हें मंथली अलाउंसेस दिए जाते थे। बेगम्स के मंथली अलाउंसेस ज़्यादा होते थे और अगहा के जो मंथली अलाउंसेस होते थे वो कम होते थे बेटा। और ये जो अगहा होती थी इन्हें बेगम का दर्जा भी दिया जा सकता था, लेकिन ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता था, हस्बैंड्स की विल के ऊपर डिपेंड करता था कि अगर हस्बैंड्स चाहते तो अगहा को बेगम का दर्जा भी वो लोग दे देते थे। इसके साथ साथ इन वाइफ्स के साथ या फैमिली के साथ साथ यहाँ पर कुछ फीमेल स्लेव्स भी रहा करते थे, और ये फीमेल स्लेव्स क्या करते थे, उन मुगल क्वींस के एजेंट्स की तरह काम करते थे जो कि पॉलिटिकल में अपना इन्वॉल्वमेंट करती थी। सबसे पहली मुगल क्वीन जिसने पॉलिटिकल कमर्शियल में अपना इन्वॉल्वमेंट दिया वो थी नूर जहां, जो कि जहांगीर की वाइफ थी। ये जहांगीर की 12th वाइफ थी बेटा, और उनकी लास्ट वाइफ भी थी जो कि ईरान से थी। इसके बाद मुगल क्वीन और प्रिंसेस ने अपना जो है इन्वॉल्वमेंट देना स्टार्ट कर दिया था। जो शाहजहाँ की 2 बेटियां थी, जहान आरा और रोशन आरा, इन्होंने भी ये भी पॉलिटिकल में अपना इन्वॉल्वमेंट करती थी, यानी कि कुछ एरियाज़ के पॉलिटिकल को, रिवेन्यूज़ को कलेक्ट करना, यानी कि उस एरिया के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को ये दोनों संभालती थी। इन्हें एक मनसबदार के इक्वल ही सैलरी दी जाती थी। एक मनसबदार की सैलरी उस टाइम पर नियर अबाउट 30,000 रुपीज़ हुआ करती थी, जो आज के कंपैरेटिवली एक बहुत बड़ा अमाउंट था। सो मनसबदार के इक्वल इन्हें सैलरी दी जाती थी। इवन जो जहान नारा थी वो सूरत से इकट्ठा हुआ सारा का
सारा जो रिवेन्यू होता था वो अपने पास ही रखती थी। इसके साथ साथ वो जो है आर्किटेक्चर, बिल्डिंग आर्किटेक्चर में भी अपना इन्वॉल्वमेंट देती थी। शाहजहाँ की जो नई कैपिटल थी शाहजहानाबाद, उसको पूरी तरह से जहानारा द्वारा डिज़ाइन किया गया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है बेटा कि शाहजहानाबाद किसके द्वारा डिज़ाइन की गई थी? पूरी की पूरी किसके द्वारा? जहानारा के द्वारा डिज़ाइन की गई थी। यहाँ पर जो डबल स्टोरीड सराय बना हुआ था, यहाँ का जो गार्डन था, चांदनी चौक का जो बाजार था, मीन्स एवरीथिंग जो शाहजहानाबाद में जितनी भी चीज़ें थी उसका पूरा का पूरा डिज़ाइन था, वो सारा डिज़ाइन जहानारा द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ कुछ ऐसी मुग़ल क्वींस भी थी जो राइटिंग में अपना इन्वॉल्वमेंट देती थी, जैसे कि गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी। गुलबदन बेगम बाबर की डॉटर थी, हुमायूं की सिस्टर थी। मीन्स अपने ब्रदर की बुक हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम ने ही लिखी थी, और गुलबदन बेगम अकबर की आंट थी। गुलबदन बेगम तुर्किश और पर्शियन दोनों लैंग्वेजेस को जानती थी। इवन जब अकबर ने अबुल फजल को अकबरनामा लिखने के लिए अपॉइंट किया था, तो उन्होंने गुलबदन बेगम से रिक्वेस्ट की थी कि वो अबुल फजल को बाबर और हुमायूं की जितनी भी मेमोरीज़ हैं वो सारी की सारी बताए, ताकि अबुल फजल को अकबरनामा लिखने में हेल्प मिले। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में जो यहाँ पर प्रिंस और किंग्स के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे उनके बारे में लिखा हुआ है। बेटा हमने अकबरनामा के बारे में पढ़ा कि अकबरनामा में क्या लिखा हुआ है कि जितने भी यहाँ पर प्रिंस हुआ करते थे या किंग्स होते थे उनके बीच में किसी टाइप का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था। लेकिन हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने यहाँ पर फैमिली में प्रिंस और किंग्स के बीच में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में लिखा है, और ये भी लिखा है कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में फैमिली की कुछ जो एल्डर वीमेन होती थी वो इसमें पार्टिसिपेट करती थी, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती थी। इस तरह से यहाँ पर शाही परिवार, शाही फैमिली रहा करती थी। ओके, नेक्स्ट है द इम्पीरियल ऑफिसेस, यानी कि शाही नौकर। शाही नौकरों को किस तरह से रखा जाता था, कैसे उनकी पोस्ट को किस पोस्ट पर किसको अपॉइंट करना है, किस तरह से ये डिसाइड किया जाता था, ये सारा सब कुछ हम इम्पीरियल ऑफिसर्स में पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट एंड रैंक, भर्ती और पद और प्रक्रिया का जो मतलब किसको कौन सी पोस्ट देनी है, उसकी रिक्रूटमेंट और फिर उस रैंक को डिसाइड करना। जो मुग़ल क्रॉनिकल्स हैं, स्पेशली अगर हम अकबरनामा में देखें तो ये दिखाया गया है कि सारा का सारा वर्क बादशाह खुद ही करते थे, एम्परर खुद करते थे, और एम्परर के नीचे जितने भी लोग होते थे उन सबको बादशाह द्वारा दिए गए जो ऑर्डर्स होते थे उन्हें फॉलो करना होता था। लेकिन अगर हम इन क्रॉनिकल्स में मिलने वाली इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखें तो हम समझ पाएंगे कि जो ये इम्पीरियल ऑर्गेनाइजेशन था वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता था, और उनमें से एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था वो था वहाँ की नोबिलिटी, यानी कि जो अभिजात वर्ग था, कोर्ट्स में जितने भी कॉर्टियर्स हुआ करते थे। नोबिलिटी को अलग अलग जातियों और अलग अलग रिलीजियस के ग्रुप को उसमें रिक्रूट किया जाता था, और उनकी रिक्रूटमेंट का मेन रीज़न यही होता था कि ये जो है अथॉरिटी को चैलेंज ना करें, कि भाई अगर किसी दूसरे धर्म के लोग, मान लो हिंदू धर्म के लोग ही इकट्ठा होकर मुग़लों के खिलाफ आवाज़ उठाएं या राजपूत ही उठाएं, ऐसी कोई आवाज़ ना उठ पाए, मुग़लों का कोई अगेंस्ट ना हो पाए, इसीलिए जो है कोर्ट में अलग अलग जातियों और अलग अलग धर्मों के लोगों को यहाँ पर पोस्ट दी जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर जो ईरान से जो नोबल्स आए उन्हें भी इम्पीरियल सर्विस में रखा गया था। कुछ ईरानियन जो हैं हुमायूं के साथ ही 1540 में हुमायूं के साथ ही आए थे, और उसके बाद धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में ईरान से लोग यहाँ पर आते चले गए थे। 1560 के बाद जो भारतीय मूल थे, जो भारत के जो इंडियन जो दो ओरिजिन थे, राजपूत और इंडियन मुस्लिम्स, उन्हें भी कोर्ट्स में प्लेस दिया गया था। इनमें से सबसे पहला नियुक्त होने वाला व्यक्ति था अम्बेर का राजा भारमल कछवाहा, जिसकी डॉटर के साथ अकबर ने शादी भी की थी। और दूसरे इंडियन हिंदू जो होते थे, जो कि एजुकेटेड होते थे, जो अकाउंटेंसी में अपना पार्टिसिपेट करते थे, उन्हें भी कोर्ट में स्थान दिया जाता था। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम देखें राजा टोडरमल हु बिलोंग टू द खत्री कास्ट, राजा टोडरमल जो अकबर के कोर्ट में था, जो कि खत्री कास्ट से रिलेट करता था। मीन्स नीचे की कास्ट में भी अगर कोई एजुकेटेड पढ़ा लिखा होता था, अगर वो एबल होता था, उसके अंदर एबिलिटी होती थी,
तो उसको भी कोर्ट में प्लेस दिया जाता था, चाहे मीन्स हर एक जाति से, चाहे वो किसी जाति से रिलेट करता है, किसी रिलीजन से रिलेट करता है, अगर उसके अंदर एबिलिटी है, कैपेबिलिटीज़ हैं, तो उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग मुग़ल कोर्ट में उसको पोस्ट दे दी जाती थी, कोई छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता था। जहांगीर के टाइम पर जो ईरानियंस थे उनको बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट दी जाती थी। इसके पीछे रीज़न था उनकी क्वीन रानी नूरजहां, क्योंकि रानी नूरजहां भी एक ईरानियन थी और इसीलिए ईरानियन को ऊंची पोस्ट यहाँ पर दी जाती थी। औरंगजेब के रेन पीरियड में राजपूतों को ऊंची पोस्ट दी गई थी। इसके अलावा वहाँ पर कुछ मराठे भी शामिल होते थे। ओके, जितने भी बेटा ये पोस्ट होते थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक तो होता था जात और दूसरा होता था सवार। जात का मीनिंग होता था, जात किस चीज़ को इंडिकेट करता था? पोजीशन ऑफ द इंपीरियल हिरार्की एंड द सैलरी, कि इंपीरियल हिरार्की में उसकी क्या पोजीशन है और उसकी कितनी सैलरी होगी, ये जात डिसाइड करता था। जिसके पास जितनी जात होती थी उसकी सैलरी उतनी ही ऊंची होती थी और उसकी पोस्ट भी उतनी ही ऊंची होती थी। और सवार का मीनिंग होता था कि कोई भी मनसबदार अपने पास कितने घोड़े रख सकता है, हॉर्स मैन अपने पास कितने रख सकता है। 17th सेंचुरी में 1000 या उससे ऊपर जात वाले मनसबदार जो हैं उनको उमरा कहा जाता था। उमरा का मीनिंग, उमरा जो है अमीर का ही प्लूरल होता है। अब ये जो जितने भी नोबल्स होते थे जिनके पास अपनी सेनाएं होती थी, वो मिलिट्री कैंपेन्स में राजा के साथ भाग लेते थे। ये जो है स्किल्ड सोल्जर्स को मिलिट्री में रिक्रूट करते थे और इन सोल्जर्स को जो है घोड़े दिए जाते थे। उन घोड़ों के ऊपर इंपीरियल मार्क लगा दिया जाता था जिसको कहा जाता था दाग, यानी कि घोड़ों को दागा जाता था। शाही मोहर घोड़ों के ऊपर लगा दी जाती थी और इन्हीं घोड़ों के साथ जो है ये सोल्जर्स युद्ध में भाग लेते थे। ओके, For the members of nobility, imperial service was the way of acquiring power, wealth and highest position, reputation. अगर नोबिलिटी को पावर, वेल्थ और हाईएस्ट पॉसिबल रेपुटेशन की ज़रूरत होती थी, वो तो उनके लिए एक रास्ता होता था नोबिलिटी। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि नोबल्स बनना चाहता था वो अपनी पेटिशन देता था दरबार में और फिर ये पेटिशन जो है राजा के सामने पेश की जाती थी। अगर एप्लीकेंट एबल लगता था, सुटेबल लगता था, तो फिर उसको एक मनसबदार बना दिया जाता था और उसे कुछ लैंड और कुछ घोड़े जो है ग्रांट कर दिए जाते थे। द मीर बख्शी एक पोस्ट हुआ करती थी और ये किसकी पोस्ट हुआ करती थी? पे मास्टर, यानी कि जो सारी की सारी पे को देता था उसको मीर बख्शी कहा जाता था। वो किंग के राइट साइड में खड़ा होता था और उन लोगों को प्रेजेंट करता था जिनकी अपॉइंटमेंट, न्यू अपॉइंटमेंट होनी थी या फिर जिनका प्रमोशन होता था। वो बारी टू बारी जो है क्या करता था बेटा, इन लोगों के नेम से अनाउंस करता था और अगर एप्लीकेंट को सूटेबल माना जाता था तो फिर इनकी प्रमोशन भी की जाती थी और इनको अपॉइंट भी किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर 2 और इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर होते थे। मीर बख्शी के अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट होते थे, एक था दीवाने आला और दूसरा था सदर उस सुदूर। दीवाने आला यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर और सदर उस सुदूर यानी कि ग्रांट करने वाले, जो किसी को कुछ देते थे कि भाई मान लीजिए कोई नया नोबल अपॉइंट किया गया है तो उसको कितनी लैंड दी जाएगी, कौन सी दी जाएगी, कितने घोड़े दिए जाएंगे, कौन से सैनिक दिए जाएंगे, ये सारे के सारे ग्रांट करने वाला काम कौन सा मिनिस्टर करते थे? सदर उस सुदूर ही किया करते थे। इसके साथ साथ वो जजेस को भी अपॉइंट करते थे, जजेस मतलब काजीज को भी अपॉइंट करते थे। ये जो तीनों बॉडी होती थी, मीर बख्शी, दीवाने आला और सदर उस सुदूर, ये तीनों बॉडी मिलकर एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती थी। यानी कि किंग को किसी भी टाइप की कोई एडवाइस लेनी होती थी तो तीनों को मिलकर ही एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करते थे और तीनों मिलकर ही फिर उस एडवाइस को देते थे। ये एडवाइजरी बॉडी एक साथ काम करती थी, इसका मतलब ये नहीं था कि इन तीनों के ऊपर एक दूसरे का इन्फ्लुएंस होता था। ये इंडिपेंडेंटली अपने अपने एरियाज़ में अपना अपना काम करती थी, कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता था। ओके, इसके अलावा यहाँ पर हुआ करते थे तैनाते रकाब कौन होते थे? वो ऐसे सैनिक होते थे जो कि कोर्ट के अंदर, पैलेस के अंदर ही हमेशा तैनात रहते थे। इनका काम होता था कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पर एम्परर्स को देखना कि वो सही हैं या नहीं सही हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, इस तरह के काम ये तैनाते रकाब किया करते थे। ओके बेटा, आगे है इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर, कि एम्पायर की, साम्राज्य की इंफॉर्मेशन जितनी भी होती थी वो कैसे दी जाती थी। जितने भी द कीपिंग ऑफ एग्जैक्ट एंड डिटेल रिकॉर्ड्स वाज अ मेजर कंसर्न ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल
एडमिनिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड्स को एग्जैक्ट और डिटेल रिकॉर्ड्स को रखना एक बहुत ही सोच समझ, मतलब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न किया जाता था, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। मीर बख्शी के अंदर बहुत सारे, मीर बख्शी की सुपरवाइज़र में ही कोर्ट्स में बहुत सारे राइटर्स होते थे जो कि रिकॉर्ड्स को लिखते थे। जितनी भी कोर्ट में एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स भेजे जाती थी वो भी यही राइटर्स ही लिखा करते थे। और इन एडिशन जो एजेंट्स यानी कि वकील हुआ करते थे वो नॉवेल्स और रीजनल रिकॉर्ड्स रखा करते थे और सारे के सारी न्यूज़ जो हैं एक जगह पर इकट्ठी किया करते थे। और इस चीज़ को कहा जाता था अखबाराते दरबार मुल्ला। अखबाराते दरबार मुल्ला में हर एक प्रोविंसेस से लेकर कि किस तरह से कोर्ट को एस्टेब्लिश किया जाता है, कौन कौन से नॉवेल्स वहाँ पर आए, किस तरह का डिस्कशन हुआ, कितने एरिया से कितना रिवेन्यू कलेक्ट किया गया, किसकी नई पोस्टिंग की गई, किसको प्रमोट किया गया, ये सारा सब कुछ अखबार दरबार में लिखा जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था और फिर जो है किंग के पास पहुँचा दिया जाता था। किंग के पास पहुँचाने के लिए यहाँ पर एक इम्पीरियल डाक हुआ करता था बेटा, शाही डाक हुआ करती थी। इसमें जो बहुत तेज घोड़ों पर चलने वाले सैनिक होते थे वो होते थे और बहुत जल्दी से, जिनको क्या कहा जाता था, कशीद और पथमार कहा जाता था। कशीद और पथमार ये क्या करते थे, बहुत तेज रनर्स होते थे और बहुत तेजी से दौड़कर ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस की इंफॉर्मेशन जो है एम्प्रेस तक पहुंचा दिया करते थे। और ये इतना तेज काम करता था कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, मतलब बहुत तेज तरीके से काम करता था। ओके, नेक्स्ट है बियॉन्ड द सेंटर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंटर से परे यानी कि राजधानी से परे जितने भी एरियाज थे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क किस तरह से चलता था। पहले जो है बड़े बड़े एरियाज डिवाइड कर दिए गए थे और उन एरियाज को कहा जाता था सूबास। जिस तरह से अगर हम एग्जाम्पल ले आज के टाइम पर, पहले स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, फिर सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, विलेजेस हैं, तहसील हैं, देन विलेजेस हैं। सो उसी तरीके से वहाँ पर भी डिवाइड किया गया था। सबसे बड़े जो प्रोविंसेस होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, सूबास कहा जाता था। और सूबास का जितना भी काम होता था वो एक सूबेदार के अंडर होता था। सूबेदार सीधा जो है डायरेक्टली एम्परर को सारी की सारी रिपोर्ट देता था। इसके अलावा वहाँ पर सूबास को ध्यान रखने के लिए 3 और मिनिस्टर थे, दैट इज़ दीवान, बख्शी और सरदार। दीवान, बख्शी और सरदार ये सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, चाहे वो ग्रांट से रिलेटेड है, रिवेन्यू से रिलेटेड है। फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन सूबेदार को देते थे और सूबेदार सीधा जो है सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली किसको देता था, एम्परर को देता था। ठीक है, अब हर एक सूबा को किसमें, सरकार में डिवाइड कर दिया गया था। फिर देन देयर वर डिस्ट्रिक्ट्स विच वर लुक्ड आफ्टर बाय द फौजदार। सरकार के बाद डिस्ट्रिक्ट्स थी जिसको फौजदार के द्वारा, जिसका ध्यान फौजदार द्वारा रखा जाता था। देन देयर वाज परगना जिसको कहा जाता था सब डिस्ट्रिक्ट। सब डिस्ट्रिक्ट में जो कीपर ऑफ द रिवेन्यू रिकॉर्ड, रिवेन्यू को रिकॉर्ड रखने वाले जो कीपर्स होते थे वो 3 मिनिस्टर्स ही होते थे। वो कौन कौन से होते थे, कानूनगो, चौधरी और काजी। ये तीनों ही रिवेन्यू का रिकॉर्ड रखते थे कि रिवेन्यू असेस करना, रिवेन्यू को कलेक्ट करना, किस प्लेस पर कितना रिवेन्यू लगाना है, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड ये तीनों ही रखते थे। और सब डिस्ट्रिक्ट पर ये रखते थे। ये कौन कौन होते थे, कानूनगो, चौधरी और काजी। सबसे पहले बेटा सूबा, सूबा के बाद सरकार, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और फिर उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट। सूबास का जो ध्यान, सूबास का जो सारा का सारा जिसके अंडर होता था वो होता था सूबेदार, और डिस्ट्रिक्ट्स का जिसके अंदर होता था वो होता था फौजदार, और सब डिस्ट्रिक्ट्स का ये 3 होते थे, कानूनगो, चौधरी और काजी। इनके अंडर सारा का सारा काम होता था। ओके बेटा, सो इस तरह से इन प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया था। हर एक डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन जो होते थे इसको मेंटेन रखने के लिए उनके पास बहुत बड़ा स्टाफ होता था। और उस स्टाफ में क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, मैसेंजर्स और दूसरे फंक्शन करने वाले टेक्निकल क्वालिफाइड लोग होते थे। ये जो टेक्निकल क्वालिफाइड लोग होते थे इनका काम होता था रिटर्न ऑर्डर्स लिखना और रिकॉर्ड्स लिखना। यानी कि राजा के द्वारा जो भी ऑर्डर दिए जाते थे उसको रिटर्न फॉर्म में रखना और फिर रिकॉर्ड्स को भी रिटर्न फॉर्म में रखना, ये सारा इनका काम होता था। सो ये सभी मिलकर जो है दूसरे प्रोविंसेस का, यानी कि सेंटर से अलग जो दूसरे प्रोविंसेस होते थे, इस तरह से उनके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते थे। ओके, लेकिन
पर्शियन जो है पर्शियन वहाँ पर जो है मेन लैंग्वेज बनाई गई थी। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी काम होते थे वो सारे के सारे पर्शियन लैंग्वेज में ही होते थे। बट लोकल लैंग्वेज वर यूज्ड फॉर द विलेज अकाउंट्स, पर विलेज अकाउंट्स के लिए लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। मुगल क्रॉनिकल्स में ये पोर्ट्रेट किया गया है, ये दिखाया गया है कि सारे के सारे कंट्रोल जो है किसके हाथ में होता था, एम्परर के हाथ में ही होता था। लेकिन अभी हमने इन यहाँ पर देखा है कि सारा का सारा कंट्रोल एम्परर के हाथ में नहीं होता था, बल्कि ये जो है कई सारे इंस्टीट्यूशंस डिवाइड होते थे और उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के हाथ में होता था। और इन इंस्टीट्यूशंस में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, काम करने वाले, मतलब सूबास में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और जमींदार थे, उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था बेटा। पीजेंट्स के बीच में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। लेकिन मेनली क्या देखा गया है कि पीजेंट्स का सपोर्ट्स हमेशा जमींदारों को ही मिलता था, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स को पीजेंट्स का सपोर्ट्स बहुत कम मिलता था। ओके बेटा, today we'll do up to here. I hope you got all the things about the official imperial household and imperial offices के बारे में, शाही परिवार और शाही ऑफिस के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आज हम यहीं तक करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल।